नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा टॉप 10 जीएस के क्वेश्चंस हैं जो पुरानी परीक्षाओं में प्रीवियस एग्जाम्स में लगातार पूछे गए और क्लास नंबर 2 है जी हमारी। ये क्लास आप सारे बच्चों ने देख ली होगी, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने सभी ने। ये वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पुरानी परीक्षाओं में आज से 5 साल 7 साल 8 साल के पुराने जो एग्जाम है जीएस के खासतौर पर जो भी एग्जाम होता है वहां से लिए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, एक फेयर इन्हीं क्वेश्चंस की बनाइएगा, जीएस के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, है ना कहीं पूछे गए सबसे ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें सीयू की रचना। ये एक पुस्तक का नाम है सीयू की। ठीक है, क्या नाम है? ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सीयू की, ऐसे ही पढ़ सकते हो इसे। और ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख के आता है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हेनसांग के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, सीयू की नामक रचना किसने लिखी है? हेनसांग ने लिखी है। अब हेनसांग कौन था? हेनसांग था चीनी यात्री। कौन था? चीनी यात्री था जो कि किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था जब हर्षवर्धन भारत में शासन कर रहा था, उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। ठीक है, चीन से आया था, चीन का यात्री था जिसने भारत में आकर के भारत के यात्रा वृत्तांत के बारे में, भारत में अपनी यात्रा को लेकर के पूरा का पूरा उसने कौन सी पुस्तक में लिखा? सीयू की में लिखा। इसे हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, ये नोट कर लेना है ना, ये प्रश्न पूछे गए। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये पुस्तक इसने भारत के ऊपर लिखी जो भारत में अपनी यात्रा करी। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चोरी चोरा नामक घटना कहाँ पे हुई? गोरखपुर में। चोरी चोरा नामक घटना गोरखपुर में हुई। कब हुई? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, और कौन से आंदोलन के दौरान हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान ये घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और शुरू किसने किया था असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर एक भीड़ के द्वारा जो आंदोलन को मूवमेंट चल रहे थे उसमें, तो एक थाने में आग लगा दी। थाने में पुलिस वाले जल करके मौत हो गई, बहुत सारे 23 या 24 पुलिस वालों की। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। और कहाँ पे स्थित है? जो गोरखपुर में। चोरी चोरा नामक जगह गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे बड़ी जनजाति एक रहती है जिसका नाम है थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो गोरखपुर वाला हिस्सा है, तराई का क्षेत्र होता है जो कि धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट भी नोट कर लेना आप। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय की घटना थी और असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में खादी का नारा दिया था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ भाई। जितने भी विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ विदेशी कपड़ों, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, सारी चीज विदेशी स्थापित कर दी, तो सभी का विरोध करिए, हड़तालें करिए, जुलूस निकालिए, अनशन करिए, विदेशी दुकानों को बंद करवाइए, जो भी व्यापार करते थे अंग्रेज, और अपना जो भारत का है उसी को अपनाइए। चाहे अपने कपड़े हों, खाने की चीजें हों, कोई भी चीजें हों, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, वो भारत की आपको अपनानी है। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। जगह जगह चौराहों पर भारत में अलग अलग राज्यों में, शहरों में जलाई जाती थी। इसका मतलब विदेशी लोगों का विरोध करना था। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। तो बहुत बड़ा मूवमेंट था जो कि बहुत सारे राज्यों में फैला था। इसी की ये महत्वपूर्ण घटना थी चोरी चोरा, जो कि गोरखपुर में हुई थी 5 फरवरी 1922 को। जब ये घटना हो गई, थाने में आग लगा दी, उसमें पुलिस वाले जल के मर गए, तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कब वापस ले लिया? इसके कुछ दिनों के बाद, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। उस समय गांधी जी थे गुजरात के बारडोली में। ठीक है, नोट कर लेना इस बात को। आगे बात करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, रिपीटेड एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स पूछा है, रट लेना। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई। कब पानीपत की पहली लड़ाई हुई? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और पानीपत की इस लड़ाई में किस किस शासकों के मध्य हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई? तो इब्राहिम लोदी थे एक दिल्ली के शासक। कौन थे? इब्राहिम लोदी। और दूसरे थे बाबर। तो इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, पानीपत, हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर। ठीक है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया, तो तोपों का इस्तेमाल करके वो इस युद्ध को जीत गया था। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यदि हम बात करें तो पहला एक शासक था जो युद्ध मैदान में ही मारा गया, जिसका नाम इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। इसके बाद मुगलों की स्थापना हो गई भारत में, मुगलों की नींव रखी गई, मुगलों ने अपने आप को स्थापित किया। और उसमें जो पहला शासक था वो चगताई मूल से या चगताई वंश का भी पढ़ लेते हैं, बाबर था।
ठीक है, जो कि कहां से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, मध्य एशिया से भारत में आया था। ठीक है, और इसने मुगलों की स्थापना करी, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी 1526 के बाद, और 1530 तक इसने शासन किया। ज्यादातर समय बाबर ने आगरा में बिताया था, और आगरा में इसकी 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई थी आरामबाग नामक जगह पर। लेकिन बाबर ने कहा भैया अपने पुत्रों से कि मेरी जहां भी मृत्यु हो लेकिन मुझे अपने यहाँ ले जाना जहां से मैं आया हूं। तो बाबर को उसके पुत्रों के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार काबुल ले जाया गया, अफगानिस्तान की राजधानी, और काबुल में दफनाया गया, जैसे इससे वो भारत में आया था। ये पॉइंट नोट कर लेना। पानीपत को लेकर के अगर बात करें तो 3 लड़ाइयां हुई हैं पानीपत को लेकर के। तो पहली लड़ाई 1526 में हुई है, सेकंड लड़ाई की बात करें तो 1556 में हुई है, और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है। ये 3 लड़ाइयां पानीपत की बहुत फेमस है, नोट कीजिएगा। कोयला उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन? छत्तीसगढ़। और सबसे ज्यादा भंडार कोयले का कहां पे? झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयले का जो भंडार है, वो आंसर अगर भंडार से आएगा तो झारखंड लगाइए, अगर पर डे का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ लगाइए। भारत का रूर कैसे कहा जाता है? वो कोयले की वजह से कहा जाता है भारत का रूर, छोटे नागपुर के पठार को। ये भी नोट कर लेना, छोटे नागपुर का जो पठार है उसे क्या बोलते हैं? भारत का रूर कहा जाता है, कोयले की वजह से। चूंकि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन ये वाला इलाका करता है। छोटे नागपुर का पठार 5 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड। ये 5 राज्य शामिल है छोटे नागपुर के पठार में। और इसी पठार में एक नदी बहती है, और नदी का नाम है दामोदर नदी, जैसे बोलते हैं भारत की कोयला नदी। सबसे प्रदूषित नदी भी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला बड़ा द्वीप, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से द्वीप पर रहती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या सॉल्सेट द्वीप पर रहती है। और सॉल्सेट द्वीप कहां पे स्थित है? मुंबई जहां स्थित है ना, मुंबई जो शहर है वो इसी द्वीप पर स्थित है, अरब सागर में। अरब सागर में जो बॉम्बे शहर है भारत की आर्थिक राजधानी है। कैसी राजधानी? आर्थिक राजधानी। आरबीआई का मुख्यालय, बहुत सारी बैंक वगैरह का इधर मुख्यालय है। सबसे ज्यादा उद्योगपति भी इधर रहते हैं भारत के, तो आर्थिक शहर भी इसे भारत का कहते हैं। तो सॉल्सेट द्वीप है अरब सागर में, उस पर ये स्थित है बॉम्बे शहर। ठीक है, और सबसे ज्यादा आबादी भी है भारत में, इसी वजह से पढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला द्वीप सॉल्सेट द्वीप, याद रखिएगा जैसे, है ना। तो एक द्वीप हो गया, जैसे बहुत सारे द्वीप है। लक्षद्वीप भी एक द्वीप है जिसमें 36 द्वीप है, समूह करके पढ़ते हैं उसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें 222 द्वीप है। ठीक है, दादर नागर हवेली दमन द्वीप, ये भी द्वीप ही है। तो बहुत सारे द्वीप है। आलिया बेट है, खादिया बेट है, ये भी द्वीप है। एक पम्बन द्वीप है तमिलनाडु में। तो बहुत सारे द्वीप है हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में, उनको भी पढ़िएगा। आगे बात करते हैं भागीरथी और अलकनंदा, दोनों बड़ी फेमस नदी है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों कहां पे मिल जाती है? देवप्रयाग में मिलती है, सबसे प्रसिद्ध संगम है। और देवप्रयाग कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे इन दोनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, सबसे बड़ा संगम भी कह सकते हैं, सबसे धार्मिक संगम भी कह सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध संगम भी कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया संगम भी कह सकते हैं आप इसको। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया अभी भी पीसीएस की परीक्षाओं में, और बहुत सारी अलग अलग स्टेट की पीसीएस की परीक्षाओं में देवप्रयाग वाला संगम आता है। इसे तो रट लेना आप। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा, जब यहाँ संगम हो जाता है, अलकनंदा इधर मिल जाती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है आपको बताइए? गौमुख से निकलती है। अगर भागीरथी की बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अगर ग्लेशियर में पढ़ेंगे तो। ठीक है, और जिले की बात करें तो उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। तो दोनों आपस में आकर के कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिल जाती है। यहाँ के बाद फिर इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था भाई साहब, कौन था? वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। नोट कर लेना, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की जो स्थापना करी वो करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करी थी? 1206 में। ठीक है, 1206 से 1210, 4 साल तक जिया, और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कहां पे बनाई थी? लाहौर। लाहौर की जनता की डिमांड थी कि भैया यहीं से शासन करो, तो ऐबक ने वहीं से शासन किया, वो दिल्ली नहीं आया था। जबकि एक सेंटर पॉइंट था उस समय जब आक्रमणकारी भारत में आए और भारत में स्थापित हो गए, तो दिल्ली एक सेंटर पॉइंट था। ठीक है, तो उन्होंने लाहौर राजधानी बनाई, चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। 4 वर्षों तक ऐबक ने शासन किया था। तो ऐबक के बाद जो शक्तिशाली उत्तराधिकारी आए वो इल्तुतमिश आए, और इल्तुतमिश ने अपना शासन चलाया दिल्ली से, और दिल्ली को ही राजधानी बनाया था। तो दिल्ली
के वास्तविक संस्थापक या दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और चांदी की मुद्राएं भी किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। और 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्काने चैलगनी कहते हैं, वो भी किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है। और इल्तुतमिश इससे पहले बदायूं का सूबेदार भी रहा था। बदायूं उत्तर प्रदेश का जिला है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है। आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत आया था। कब आया था? मार्च 1946 में। महीना भी अगर लिखें तो मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। किसकी अध्यक्षता में आया था? पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। व्यक्ति अध्यक्षता के नाम पेंथिक लॉरेंस और एक और व्यक्ति थे, एबी अलेक्जेंडर थे इसमें। ठीक है। एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस और एक और व्यक्ति थे। ये 3 लोग थे, वो एक दिमाग से स्लिप हो गए मेरे। 3 लोग थे, तीनों लोगों की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और इसी मिशन के आधार पर क्या हुआ था? भारत में संविधान की नींव रखी गई थी। एक तरीके से बात करें तो संविधान के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, लोग चुनाव जीत के आए, संविधान सभा का गठन हुआ, अलग अलग समितियां बनी और संविधान बनना शुरू हो गया था 1946 में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है। तो 1946 में आया था, इस पॉइंट को याद रखना। पहला फुटबॉल विश्व कप कौन सा? पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में हुआ था। बहुत पेपरों में पूछा गया, रट लेना इसको, विविध पढ़ा करो, विविध से क्वेश्चंस बहुत सारे। तो पहला फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे देश में हुआ था। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। ये राजधानी लिखा है हमने आपको। ठीक है। पहला फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ था। और उरुग्वे जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। 1930 में पहला विश्व कप हुआ और इसी ने जीता था। किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। पहला फुटबॉल का विश्व कप इसी देश ने जीता था। और अभी हाल ही में 2022 में फुटबॉल जो विश्व कप हुआ है वो कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ है। कौन से देश में हुआ है? कतर में हुआ है। ये पश्चिमी खाड़ी का देश है, पश्चिमी एशिया का देश है कतर। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अभी आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट सार्गेसो सागर। जी आप पढ़ना, आपने सुना हो नहीं सुना हो, सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो मैं सुना दे रहा हूँ आपको इस पॉइंट को, है ना। देखते चलिए और एक एक पॉइंट लिखते चलिए बेटा। जीके में जितने पुलिस में आएंगे ना, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा जीएस का खेल है। दिल्ली पुलिस में जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो बेटा जीके से सिलेक्शन लेगा, क्योंकि जीएस सबसे ज्यादा पूछी आ रही है। तो जीएस के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत सारी परीक्षा में पूछे, वही मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, इस सीरीज में जो हमने शुरू करी है आपके लिए, है ना। तो सार्गेसो सागर कि विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है कि इसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। ये छाप लेना और नोट कर लेना, कई बार पूछा गया है। आप जानते हैं समुद्र जितने भी हैं विश्व में, महासागर है, सबकी सीमा है क्या? नहीं है। कोई ना कोई राज्यों से, कहीं ना कहीं देशों में राज्यों की सीमा लगी है, लेकिन दुनिया का एकमात्र सागर है सार्गेसो सागर, जिसकी कोई भी समुद्र तटीय सीमा नहीं है। ठीक है। अब नहीं है तो ये कमेंट बॉक्स में बताना क्यों नहीं है, ये हमने आपको बता दिया। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे नोट कर लियो और रट लियो और लिख लियो। सार्गेसो सागर की विश्व का एकमात्र सागर जिसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। अब सार्गेसो सागर है कहाँ? जी उत्तर लिख लो, उत्तर अटलांटिक महासागर में है जी। उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है सार्गेसो सागर। ठीक है। कौन से सागर में? उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जी, उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा। वैसे भी उत्तर अटलांटिक चर्चाओं में चल रहा है। टाइटैनिक जहाज उसमें डूबा था, टाइटैनिक को देखने टाइटैनिक पनडुब्बी गई, 5 लोग गए थे उसमें, अरबपति खरबपति वो भी चले गए, वो भी डूब गए। ठीक है। तो उसी का हिस्सा है सार्गेसो सागर। यहाँ पे सार्गेसो नाम की एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, विशेष प्रकार की, जिसे अपने शब्दों में कहे तो घास पाई जाती है, वनस्पति आप कह सकते हैं। उस वनस्पति का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग चीजों में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में होता है। ठीक है। तो एकमात्र सागर सार्गेसो, जो कि कहां पे स्थित है, कौन से सागर के अंतर्गत इसको खोजा गया, पता लगाया गया? उत्तर अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित है। और उत्तर अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। पवनार आश्रम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, नहीं सुना तो सुन लो बेटा, नोट कर लेना। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के कौन से जिले में? वर्धा में। पवनार आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, जहां पर भारत की तरफ से पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। पहली बार कौन सा सत्याग्रह किया गया था बेटा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन से व्यक्ति ने? आचार्य विनोबा भावे जी ने 1939 में। कौन सी वर्ष में किया था? 1939 में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह, नोट कर लेना, आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था 1939 में। कौन से आश्रम में? पवनार आश्रम। और पवनार आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है, और वर्धा में ही भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विधेयक पारित किया गया था 14 जुलाई 1942 को। उसके बाद 8 या 9 अगस्त बॉम्बे से शुरू हो गया था, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बहुत तेजी से फैला था और विस्तार हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या स्फूर्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है, जिसके हेड और कर्ता धर्ता थे महात्मा गांधी, जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर उसमें नहीं दिख रहा हो आपको क्लास में तो मैं बता दे रहा हूं, लास्ट का जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी थी, एक संगठन था, कुछ सदस्यों को लेकर अपने साथ, कुछ लोगों को लेकर अपने साथ कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस लगातार 1938 और 1939 दोनों चुनावों को जीते और दोनों चुनावों को जीतने के बाद अध्यक्ष चुने गए। चूंकि 1939 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन माफ कीजिए जो चुनाव था उसमें सुभाष चंद्र बोस जीते, उसमें जो विपक्ष में खड़े हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में, वो पट्टाभी सीतारामैया थे। वो महात्मा गांधी के समर्थक वाले व्यक्ति थे, समर्थन वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोट किसको दिए? सुभाष चंद्र बोस को मिले कांग्रेस के नेताओं। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए भैया, पट्टाभी सीतारामैया हार गए। और पट्टाभी सीतारामैया किसने खड़े किए? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो इस बात से हर्ट पहुंचा सुभाष चंद्र बोस जी को, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके कांग्रेस को छोड़ करके 1939 में उन्होंने एक पार्टी बनाई और पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। और पार्टी जब बनाई, पार्टी की डेट भी मैं आपको बता दूं, 3 मई 1939 को ये पार्टी का गठन किया था। पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये पार्टी उन्होंने बनाई थी अलग अपने कुछ लोगों को, सदस्यों को लेकर के। इसका भी उद्देश्य पार्टी का भारत को आजादी दिलाना था, भारत को आजाद कराना था, भारत की स्वतंत्रता का उद्देश्य था सुभाष बाबू का या सुभाष चंद्र बोस का। तो 1939 में पार्टी बनाई। 40 और 41 की बात करते हैं, लगभग 2 सालों तक और भारत में रहे सुभाष चंद्र बोस, भारत की आजादी से संबंधित काम किया। 41 में 1941 में 17 जनवरी 1941 को भारत छोड़ दिया था। और तब भारत छोड़ने के बाद तब तक भारत में वापस आए या नहीं आए, उनके बारे में कोई प्रमाणिक या पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिली। बहुत सारी फाइल है, बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारे अधिकारियों ने अलग अलग रिपोर्टें तैयार की, अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने, लेकिन सही और सत्यता और प्रमाणिक बात आज तक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में नहीं बताई गई कि असल में वो कहाँ गायब हुए थे, कहाँ गुम हुए थे, कौन सी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, तो 17 जनवरी 1941 को उन्होंने कलकत्ता से भारत को छोड़ दिया। कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए और काबुल से आयरलैंडो के नाम से पासपोर्ट बनवा करके, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उनके पीछे पड़ गई थी। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा सुभाष बाबू से था, ना कि गांधी जी से या जवाहरलाल नेहरू से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से या और बहुत सारे क्रांतिकारियों से। ऐसा इतिहास में दर्ज है। इतिहास के आधार पर मैं ये सारी चीजों को आपको बता रहा था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, 2nd नंबर की क्लास है। इसी तरीके से टॉप 10 या 15 या 16 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। इनको रटते रहिए, लिखते रहिए, और गारंटी है दिल्ली पुलिस देना, यूपी पुलिस देना, कोई भी पुलिस देना, पूरे के पूरे नंबर आपके छपेंगे जीएस में, बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चंस। और मैं जो एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो कमेंटेटरी कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो कमेंटेटरी ये लिख ले करो भैया। आओ, अगर तेज मैंने कमेंटेटरी कर दी है तो क्लास से रिवर्स करो, बैक करो, क्लास है 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, तो आराम से देखो। और एक एक क्लास, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे लिखिए, फिर आगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये शिक्षा की रोशनी हमको, दूर दराज में बैठे हुए बच्चा, जो टैलेंटेड बच्चा होता है, जो नहीं पढ़ पाता है पैसे के अभाव में, वहां तक आप ये शिक्षा हमें पहुंचानी है। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।